बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से आसमानी आफत के साथ करेंगे। गुजरात की धरती पर कुदरत कहर बरसा रही है लगातार और कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात हो गए हैं बेकाबू। गुजरात के लिए आज एक बार फिर से बड़े खतरे का दिन रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने यहां खतरे की लाल घंटी बजा दी है। गुजरात में जूनागढ़ से लेकर नवसारी और अहमदाबाद तक की इन तस्वीरों का खौफ अब तक यहां के लोगों के मन में समाया हुआ है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की भयंकर मार से अब तक उबर नहीं पाए हैं। जिन शहरों की कॉलोनियों में 5 से 7 फुट तक पानी भर गया था, वहां हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। इस बीच कुछ और जिलों में आज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। द्वारका, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड में आज भारी बारिश की आशंका है और लोगों को संभल कर रहने को कहा गया है। बाढ़ से उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार। भगवान भी बाढ़ की चपेट में आए। यमुना की लहरों में फंसी जिंदगी। 500 सैलानियों की जान अटकी। देखते देखते मौत ने निगला। गहरे झरने से बचाई जिंदगी। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने जीना दुश्वार कर रखा है। कहीं लोग बाढ़ से जुड़े हादसों में जान गंवा रहे हैं, तो कहीं हैरत से भरे रेस्क्यू हो रहे हैं। गुजरात के राजकोट की यह तस्वीर देखिए। एक बुजुर्ग महिला को कुछ इस तरह कमर तक भरे पानी से रेस्क्यू किया गया। महिला के साथ देवी की यह मूर्ति भी बाढ़ में फंसी थी। महिला ने शर्त रखी कि मूर्ति को भी बाढ़ से निकाला जाए। इसके बाद पुलिस ने महिला के साथ उसकी आराध्य देवी की मूर्ति को भी बाढ़ से बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से अब हादसों का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार को लोकल सब्जी मंडी के पास एक पुरानी इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लोगों की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई। इस हादसे के बाद जूनागढ़ महानगर पालिका की नींद टूटी है और प्रशासन हरकत में आया है। जूनागढ़ की मेयर गीताबेन परमार ने अपने ऑफिस पर बैठक बुलाई, जिसमें निगम कमिश्नर से शहर की 65 पुरानी बिल्डिंग्स का मुआयना करने का कह दिया गया, उन्हें आदेश दिया गया। साथ ही साथ जर्जर इमारतों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जूनागढ़ में 65 नहीं बल्कि 180 से भी ज्यादा जर्जर बिल्डिंगें हैं, जिनमें 300 परिवार रहते हैं और ये सारी बिल्डिंग्स 50 से 100 साल पुरानी हैं। जूनागढ़ में एक इमारत गिरने के बाद अब मनपा का तंत्र जब जाग चुका है, तब सवाल ये भी उठता है कि तो अब तक मनपा का तंत्र क्यों नहीं जाग रहा था? जब इतनी इमारतें गिरने के लायक थी, धराशायी होने की तैयार कगार पर खड़ी थी, तो फिर अब तक किसकी राह देख रहे थे? क्या लोगों की मरने की राह देख रहे थे? क्या ये इमारत रहने के लायक न होने के बावजूद कमिश्नर्स की ओर से कोई क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। भार्गवी जोशी, आज तक, जूनागढ़। કાલે જે જૂનાગઢમાં દુર્ઘટના ઘટી તે ખૂબ જ દુઃખદાયક છે। જે પરિવારને ઉપર જે આફત આવી પડી ને જે 3 લોકો એક જ પરિવારના જે મૃત્યુ પામ્યા છે, તેમના માટે આજે અમે સંકલન બોલાવી ને નિર્ણય કર્યો છે કે આજે જે બિલ્ડિંગો પડવા જેવી છે અને જેને નોટિસ અપાયેલી છે તે બિલ્ડિંગો તાત્કાલિક ઉતારી લેવામાં આવે। ભવિષ્યમાં આવો બનાવ ના બને, કારણ કે આપણા માટે ખૂબ શરમજનક વાત કહેવાય કે આ એક સાથે એક જ પરિવારના 3 લોકો એક બીજા 4 વ્યક્તિ એક સાથે મૃત્યુ પામે। તો એમના માટે અમે આજે બધા ભેગા થઈ અને કમિશનરને પણ બોલાવી અને કહી દીધું ને ભાઈ તાત્કાલિક ધોરણે જે પણ આવી બિલ્ડિંગો હોય અને આવા બનાવ ભવિષ્યમાં ન બને। आज पूरी संकलन समिति इकट्ठी हुई है। मेयर है हमारा शहर प्रमुख पुनीत भाई, हमारा एमएलए धारासभ्य संजय भाई कोरड़िया है। सबने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर को कड़क भाषा में सूचना दी है कि जो कल की घटना बनी है बहुत दुखद घटना है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई
कोई कारण नहीं है। एक तो अतिवृष्टि हुई थी 2 दिन पहले और बिल्डिंग को वो नोटिस दी थी तो काम नहीं हुआ, इसलिए तो हमने सबको कमिश्नर को भी बोला है कि एक पण दिन ऐसा नहीं चलेगा। उसका रिपोर्ट भी हम सीएम को करने वाले हैं। और अब बात पीएम मोदी के मिशन 2024 की करेंगे। आज 25 जुलाई है, लोकसभा चुनाव में अभी 209 दिन बचे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने आज से ही 2024 के चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है। उसमें पीएम मोदी ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को भरोसा है कि 2024 में बीजेपी ही जीतने वाली है। पीएम मोदी ने इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन को दिशाहीन, कमजोर और पथभ्रष्ट भी बताया है। क्या है 2024 के लिए पीएम मोदी का मास्टर प्लान? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आरएसएस वाले वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे? मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोचा भारत के लोग बोले हैं इंडिया के नाम पे आप कर लो। कहां तो तय था कि इंडिया के नाम पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा कि सत्ता पक्ष के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें उभर आएंगी। वो तय नहीं कर पाएंगे कि इंडिया का विरोध कैसे करें, इंडिया पर हमला कैसे करें, इंडिया को अपने शब्द बाण से बेधे कैसे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर ऐसा वार किया कि सियासी हाहाकार मच गया। इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है। बंगलुरु में जब 18 जुलाई को विपक्ष ने तय किया था कि गठबंधन का नाम इंडिया होगा, तो उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि वो इंडिया शब्द आतंकी संगठनों से जोड़ दिया जाएगा। इसी इंडिया शब्द के जरिए विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला जाएगा। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन की हो, चाहे पीएफआई की हो, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की हो, आप ये देखेंगे कि जितने ये घटिया लोग हैं, घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारत को कब्जा करना चाहते हैं, जो तानाशाही में ले जाना चाहते हैं, जो नक्सलवाद की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं, वो सबको अपने लेजिटिमेट करने के लिए सब अपने पीछे इंडिया नाम जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो पुरखे थे आरएसएस वाले, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते थे। तो आज उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। प्रधानमंत्री से पूछेगा कि हुजूर हम आपके चरणों में हैं, ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कुचल देना चाहिए, हम आपके चरणों में हैं, हम आपका साथ देंगे। किसने लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पीएम मोदी का हमला सिर्फ विपक्षी एकता के नाम के सहारे ही नहीं हुआ। विपक्षी दलों के नीति नियत पर भी पीएम मोदी ने सवाल किया। विपक्षी दलों को दिशाहीन बताया, आने वाले कई साल तक विपक्ष को सत्ता से दूर बताया। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया। इंडिया नाम वाली पॉलिटिक्स और पीएम मोदी के हमले के बाद विपक्षी दलों का भी पलटवार शुरू हो गया। किसी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया, तो किसी ने ऐसे बयान को बीजेपी की हताशा का नतीजा बताया। देखिए, बड़ा पुराना प्यारा नाता है इंडियन मुजाहिदीन और आतंकवादी संगठनों से। आदरणीय प्रधानमंत्री, ये सब तो पाकिस्तान से प्रायोजित है, वहीं पोषित है, वही तो नर्सरी है आतंकवाद की। फिर वो प्रधानमंत्री जो चला हो काबुल से, कोई कार्यक्रम ना हो, जाकर झुक जाए लाहौर में नवाज शरीफ के माँ के चरणों में बिरयानी खा के खिलाए, जन्मदिन की बधाई देकर। वो जानता होगा अच्छी तरह इंडियन मुजाहिदीन। बहुत ही शर्मनाक बात है
ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में इंडियन मुजाहिदीन के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके दिल में है। क्योंकि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है तो हर बात में कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वही अल्फाज निकाल देता है। तो उनके दिल में जिसकी मोहब्बत है उसी की आवाज़ निकल रही है। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी के हमले के बाद हंगामा बढ़ गया है, जिसका असर संसद में भी दिखाई दिया। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। अभी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में संग्राम थमा नहीं है कि विपक्षी दलों पर पीएम के हमले के बाद तनातनी और बढ़ गई है। इंडिया पर पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत और तेज हो गई है। मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आमतौर पर 6 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलकूद करते हैं या फिर मोबाइल गेम्स में उलझे हुए से आपको हमेशा नजर आते हैं। लेकिन बनासकांठा में एक अद्भुत बच्चा है जो छोटी सी उम्र में भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति की बात करता है। उसे श्रीमद् भगवद गीता, शिव तांडव स्तोत्र के कठिन श्लोक कंठस्थ याद हो चुके हैं और हनुमान चालीसा, गणपति चालीसा पूरी तरह से रटा हुआ है। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्ड ललाटटत्वरे ज्वलतरन्ते स्फुटितगा दीपित पंचसायकं रंगीं पनायकं। छोटी सी उम्र, मासूम सी आवाज, लेकिन संस्कृत इतनी शुद्ध कि बड़े बड़े पंडित भी हैरत में पड़ जाएं। श्रीमद् भागवत गीता से लेकर हनुमान चालीसा तक गायत्री चालीसा से गणपति चालीसा तक सारे श्लोक कंठस्थ। अटखेलियां करने की उम्र में भगवत ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले इस मासूम का नाम मंत्र पटेल है, जिनका जन्म साबरकांठा के हिम्मतनगर में हुआ। परिवार ने जन्म से ही विलक्षण गुण देखकर इनका नामकरण किया। मंत्र पटेल की मां दर्शना बताती हैं कि उनके बेटे पर यह ईश्वरीय कृपा 3 साल की उम्र से ही थी। मेरा बेटा 6.5 साल का है और मुझे बहुत गर्व है कि उसको बचपन से ही भारतीय संस्कृति में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो जैसे छोटा था ना, तब से मैं उसको सुलाती थी हनुमान चालीसा बोलकर, ये भगवत गीता के श्लोक के उच्चारण करके, शिव तांडव बोल के, ये सब करके मैं सुलाती थी। तो जब वो 2 साल का था ना, तब से उसको हनुमान चालीसा आती है, शिव तांडव बोलता था अपनी प्यारी सी भाषा में, पर वो बोलता ज़रूर था। मुझे ये सबको बताना है आजकल के पेरेंट्स को कि जो बच्चे फ़ोन में गेम खेलते हैं तो उसमें समय ना बिगाड़कर बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान दो। बस सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चों के लिए निकालो, वो हर रोज़ एक एक चीज़ नई सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। ऐसे करके हमारे बच्चे जो है संस्कृति के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो एक नई शुरुआत होगी, एक नया दौर होगा। और मंत्र ने इसकी शुरुआत की है, वो आगे सिखा रहा है बच्चों को और आगे भी सिखाता जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। आमतौर पर 6 साल की छोटी सी उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलकूद, मोबाइल गेम्स या फिर अपने पारिवारिक संबंधों में उलझे हुए से रहते हैं। लेकिन मंत्र पटेल भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति की बातें करते हैं। मैं हूँ मंत्र पटेल। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने शिव तांडव स्तोत्रम और हमारे धर्म पुस्तक भगवद गीता जी के 3 श्लोक बोल लिए। तो ये मेरा 2-3 साल का था ना, तब से ये मेरा सपना है। देखो, जब मैं छोटा था ना, तब मेरे 3रे बर्थडे पर मेरे मैया पापा ने मुझको भगवद गीता जी उपहार तरीके दिए थे। तो पहले मुझको ऐसा लगा कि कोई खिलौना क्यों नहीं दिया, भगवद गीता जी क्यों दिए। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता आया, मुझको पता चलता आया कि ये काम की चीज़ है, इससे मेरा विकास होगा, इससे मेरा टैलेंट बाहर आएगा।
तो फिर क्या, मैं अभी रोज सुबह उठकर या भगवत गीता जी पढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे मुझको आता गया, मेरे मित्र आके मुझसे सीखने लगे और मुझको उनको सिखाना भी अच्छा लगता है। ये खिलाया जाएगा चकोर बंधु से खा रहा। मंत्र पटेल अब हर रोज अपने दोस्तों को गीता का ज्ञान देते हैं, उन्हें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं और उनके दोस्त खूब मन लगाकर मंत्र पटेल के श्लोक सुनते भी हैं और मंत्र मुग्ध भी हो जाते हैं। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति की वजह से मंत्र पटेल पूरे साबरकांठा जिले में मशहूर हो गए हैं। एक बात ये भी है कि बच्चों की परवरिश सही ढंग से हो तो उनके लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन हो जाता है, जिससे आगे चलकर वो अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करते हैं। साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। लड़ाई करवाने की इच्छा थी